कॉस्ट अकाउंट में हमारा टॉपिक चल रहा है टेंडर प्राइस निविदा मूल्य। टेंडर प्राइस का ये पार्ट थर्ड है और फर्स्ट और सेकंड में इसका अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, ये एक थोड़ा सा अलग है। जो बाकी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे न्यूमेरिकल टेंडर प्राइस के, उससे ये थोड़ा अलग है। करने का तरीका वही है लेकिन कुछ चेंजेज है इसमें कि किस तरह से हम इसको करेंगे। नया मैंने पॉइंट डाले हैं इसमें कि इस तरह से यदि पॉइंट आते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। ये सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक। और उसके बाद आपको बनाना है टेंडर प्राइस। तो देखिए यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट शीट बनाने के लिए। तो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री है, ठीक है। ये एक कंपनी है जिसका लागत पत्र हमें तैयार करना है और उसके आधार पर एक कार्यदेश वर्ष 2006 से संपादन करना है, जिसके लिए 4,000 रुपये की सामग्री और तथा 2,500 रुपये की मजदूरी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ये टेंडर प्राइस के लिए आ जाता है कि अनुमान में हमने क्या क्या अनुमान लगाया है। मतलब आने वाले वर्षों में इस मटेरियल के लिए क्या क्या अमाउंट रखना सही होगा जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले बनाएंगे हम कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट देखिए यहाँ मैंने बना दिया है। सबसे पहले लिखा है मैंने मटेरियल ऑफ कॉस्ट शीट, तो आपको बनानी आती है। देखो इसमें कॉस्ट शीट हमें नहीं बनानी, हमें बनाना है इसमें कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट हमें बनाना है इसमें। अब वो पता कैसे चलेगी कि हमें कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट बनाना है इसमें, क्योंकि जब हमें पर यूनिट का यूज़ नहीं करना होता, जब हमें पर यूनिट की ज़रूरत नहीं होती, तब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पर यूनिट की ज़रूरत नहीं है। अब पता कैसे चलेगी कि पर यूनिट की ज़रूरत नहीं है। अब पर यूनिट सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि पर यूनिट जो आता है वो केवल और केवल कॉस्ट शीट, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तभी हम पर यूनिट निकालते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी कॉस्ट की पर यूनिट निकालते हैं तो ही वह कॉस्ट शीट कहलाती है, अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है या कॉस्ट शीट बनानी है। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है कि लाभ की प्राप्ति हो कारखाना अप्रिय प्रत्यक्ष मजदूरी पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं कहा गया कि यहाँ देखिए हमें प्रति इकाई या प्रति लागत, मतलब प्रति वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। यदि हमारा प्रति वर्ड का यूज़ होता है कि प्रति इकाई इतना है, प्रति लागत इतनी होती है, तो हमें कॉस्ट शीट बनाते हैं। अदरवाइज़ हम को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये आधारित बता रहा है कि कारखाना लागत पे आधारित है। यदि ये कहता कि प्रति कारखाना लागत इतनी है या प्रत्यक्ष मजदूरी इतनी है, तो हम क्या करते कि टेंडर प्राइस में जो वेजेस निकालते तब हम तो मल्टीप्लाई करते इसे कॉस्ट शीट की पर यूनिट से। लेकिन यहाँ पर यूनिट का यूज़ हम नहीं करेंगे, हमें यहाँ आधारित कहा गया है, तो आधारित कहा गया है तो हमें परसेंटेज निकालना होगा। उससे पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, ये तो हमने बता दिया। कॉस्ट शीट के लिए आपको ये मटेरियल दिया गया है और इस मटेरियल से ही मैंने ये कॉस्ट शीट तैयार किया। बार बार मैं कॉस्ट शीट कह रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ मैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आप आसानी से बना सकते हो इसे, क्योंकि आपको मैंने सिखा रखा है कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ बनाने का तरीका एक ही है, लेकिन कॉस्ट शीट में हम पर यूनिट निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर यूनिट नहीं निकालते। बनाने का तरीका सेम है, बस उसमें पर यूनिट आ जाता है, इसमें पर यूनिट नहीं आता। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। ये तो हमारी होगी कॉस्ट शीट बन के तैयार। अब हम निकालेंगे परसेंटेज यहाँ कहा है कि कारखाना अप्रिय प्रत्यक्ष लागत पर आधारित है, और जो बाकी भी शेष अप्रिय बचे हैं, शेष अप्रिय कारखाना लागत के अलावा, कारखाना लागत ये है, बाकी शेष अप्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये जो बाकी हमारे ओवरहेड बचे हैं ये किस पे आधारित है, ये कारखाना लागत पर आधारित है। केवल और केवल फैक्ट्री ओवरहेड ही हमारा डायरेक्ट वेजेस पर है, तो हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड किस पे आधारित है, हमारा डायरेक्ट वेजेस पे। तो हम करेंगे, यहाँ लेंगे जो टोटल है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 75,000, यहाँ हमने लिख लिया 75,000, डिवाइड में आ जाएगा हमारा डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस पर आधारित है 1,25,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,25,000 इंटू 100, तो ये आ गया 60%। मैंने इसके सबसे जो मैंने आपको जब कॉस्ट शीट सिखा रही थी तो मैंने
परसेंटेज भी निकालना बताया था कि किस तरह से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो बाकी अपव्यय बचे हैं शेष अपव्यय कारखाना लागत पर है। अब ये जो शेष अपव्यय हैं ये कारखाना लागत पर निकलेंगे, यानी कि कितना है हमारा कारखाना लागत 3,50,000 कारखाना लागत आया है। ये देखिए कारखाना अपव्यय है और ये है फैक्ट्री कॉस्ट कारखाना लागत 3,50,000। तो इस पर ये सारी कॉस्ट हमारे निकलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कितना है 84,000, तो यहाँ आ गया 84,000 डिवाइड बाय 3,50,000 जो कि हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, कारखाना लागत है 3,50,000 इंटू 100, तो आ गया 24। यहाँ से देखिए सेलिंग ओवरहेड के लिए हमें निकालना है परसेंटेज, तो सेलिंग ओवरहेड कितना है 56,000, तो यहाँ आ गया 56,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100, ये आ गया 16। फिर उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है हमारा 35,000, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 35,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100, आ गया हमारा 10%। अब ये जो परसेंटेज आई है ये टेंडर प्राइस में है कि जो हमारा टेंडर प्राइस में फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो 60% होगा डायरेक्ट वेजिस का, और एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री कॉस्ट का 24% होगा, सेलिंग ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 16% होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 10% होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना टेंडर प्राइस हमने बना लिया है। यहाँ पे ये हमारा टेंडर प्राइस है कि स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर टेंडर प्राइस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है मटेरियल जिसके लिए 4,000 रुपये की सामग्री होती है मटेरियल, और वेजिस है हमारी 2,500। तो हमने डायरेक्ट लिख ली टेंडर प्राइस के लिए मटेरियल 4,000 और डायरेक्ट वेजिस आ गई 2,500, दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड है यहाँ पे कहा गया है नीचे कि किस पर क्या आधारित है। मैंने अभी आपको बताया कि कारखाना लागत प्रत्यक्ष मजदूरी पर आधारित है, और जो शेष अपव्यय बचे हैं शेष जो ओवरहेड्स हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट पर आधारित है। तो यहाँ देखिए फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब ये जो डायरेक्ट वेजेस है हमारी इसका 60% लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 1,500। फिर से बताती हूँ, ये जो हमारा जो परसेंटेज आई है यहाँ निकल के, ये डायरेक्ट वेजेस की तो है, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फैक्ट्री ओवरहेड किस पे निकलेगा 60%। फैक्ट्री ओवरहेड आता है। अभी हमारा ये आएगा डायरेक्ट वेजेस यहाँ कितना है 2,500 का निकालेंगे 60%, तो आ जाता है हमारा 1,500। अब देखिए यहाँ मैंने इंक्रीज़ किया है, लेकिन इंक्रीज़ जो हमारा 1,500 आया है यहाँ इसमें मैंने ऐड किया है इंक्रीज़ के लिए कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए यहाँ ये कहा है कि यह अवश्य ऐसा अनुमान किया जाता है कि कारखाना अपव्यय 20% से बढ़ जाएगी तथा शेष जो बिक्री अपव्यय की दर है वो 12.5% से बढ़ जाएगी, जबकि वितरण अपव्यय 10% से नीचे, मतलब इंक्रीज़ की जगह डिस्क्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से हम अभी आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम इसे देखते हैं। कारखाना अपव्यय की दर 20% से बढ़ जाएगी। तो जो कारखाना अपव्यय आया है हमारा निकल के, ये जो 15,000 आया है, ये कह रहा है कि टेंडर प्राइस में कि 20% बढ़ जाएगा, तो 1,500 का 20% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। तो हम कर देंगे इसे ऐड, क्योंकि ये बढ़ने के लिए कह रहा है, तो इंक्रीज़ करेंगे हम, तो 1,500 में 300 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,800। अब फैक्ट्री ओवरहेड टोटल आ गया 1,800, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट 3,300। फैक्ट्री कॉस्ट 3,300 आ गया हमारा। अब आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि आगे जो हमने किया है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड के बाद। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जो आता है हमारा यहाँ देखिए 24% आया है किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का। तो जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई होगी इसमें फैक्ट्री कॉस्ट का 24% निकाल देंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएगा। तो ये 83,000 है, 83,000 का 24% निकालेंगे तो हमारा आ जाता है इतना। इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना। क्लियर है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ नहीं बढ़ा गया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है हिंदी में प्रशासनिक, जबकि यहाँ पे प्रशासनिक के बारे में कहा गया है कि जो प्रशासकीय है अपव्यय स्थिर रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आ जाता है जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है, देखो इनमें ना तो कोई डिक्रीज अमाउंट हुई है ना ही कोई इंक्रीज हुई है, तो टोटल अमाउंट यहाँ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद इसके बाद आता है हमारा सेलिंग
ओवरहेड जो सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड हमारा कितने परसेंट है, 16% है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे सेलिंग ओवरहेड। किस पे था हमारा सेलिंग ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट पे ही था। तो सेलिंग ओवरहेड हम निकालेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड 16% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो 83,000 है, 83,000 का हम 16% निकालेंगे। 83,000 का 16% तो हमारा आ जाता है ये 1328। अब देखिए इसके लिए इंक्रीज़ के लिए भी कहा है कि विक्रय वितरण जो है, विक्रय अपरिव्यय जो है, विक्रय मतलब बिक्री, बिक्री अपरिव्यय यानी कि सेलिंग ओवरहेड की दर जो है 12.5% से बढ़ जाएगी। तो इसका 12.5% हम बढ़ा देंगे। तो जो ये हमारी अमाउंट निकल के आई है 1328, इसका हम 12.5% निकालेंगे तो 166 आएगा। और इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाता है ये। उसके बाद आता है हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जो अमाउंट है वो हमारा जो सबसे पहले परसेंटेज देंगे, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाली है तो परसेंटेज ही देखनी है हमें। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किस पे है हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट पे, जो कि हमारा 10% है। इसको भी हमने फैक्ट्री कॉस्ट पे ही निकालना है। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 8300। अब 8300 का हम यदि 10% निकालें तो हमारा 830 आ जाता है। देखिए इस जीरो से ये तो 830 आ गया हमारा ये। और इसमें कहा है डिस्क्रीज किया गया है, देखो नीचे गई है अमाउंट। यहाँ कह रहा है जबकि वितरण अपव्यय की दर 10% से नीचे जाने का अनुमान है। तो जो है ये हमारा ये माइनस होगा इसमें से, यदि जब हम इसका 10% निकालेंगे 830 का हम 10% निकालें तो 83 आता है। 83 हमारा डिक्रीज़ होगा क्योंकि नीचे गई है अमाउंट, अनुमान नीचे जाने का है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, सेलिंग ओवरहेड को, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी निकल के आती है टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कहा गया है नीचे कि प्रशासनिक स्थिर रहे, उत्पादन को किसी मूल्य पर बेचे जाए कि उत्पादन को किस मूल्य पर बेचा जाए कि बिक्री मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए बिक्री मूल्य पर कह रहा है, जब बिक्री मूल्य पर कह रहा है तो हमने फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट इनटू रेट, जो भी हमारा परसेंटेज है 15%, 10%, 12% हो, और डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। यदि ये सेल पर कहता है निकालने के लिए तो प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट होगा। ये जो 83 आया, देखिए प्रॉफिट कितना है हमारा, सॉरी टोटल कॉस्ट इनटू रेट। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 12,12,533 और रेट इनटू रेट कितना है हमारा 15, जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि 15%, और डिवाइड हो जाएगा 83 कैसा आया 100 में से, सॉरी ये 85 है हमारा, यहाँ हम 85 लिखेंगे क्योंकि 100 में से 15 को रेट को घटाएंगे तो हमारा 85 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारा आ जाएगा 2,212। अब इस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यदि हमें यूनिट वाइज दिया होता तो मैंने आपको यूनिट वाइज भी बता रखा है कि किस तरह से हमें करना है कोशीट के द्वारा। और यदि हम आधारित पे करते हैं कि ये इसके इस पर आधारित है या ये इस पर आधारित है तो वहाँ पे हमारा बनता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और इसका भी जो आपको सॉल्यूशन बताया है मैंने। और अब आ जाता है हमारा टेंडर प्राइस, ये हमारा टेंडर प्राइस है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।